नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज शुरू करें उससे पहले हमारी तमाम सम्मानित दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी आवाज में आज बात नारी, नारायणी, दुर्गा, काली और इस देश की हर हिम्मत वाली की। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। हर कोई महिलाओं का सम्मान कर रहा है क्योंकि महिला आधी आबादी है और वोटर भी, इसीलिए सियासत ने भी महिलाओं का आज के दिन जमकर सम्मान किया। कांग्रेस ने महिला सम्मेलन के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की, कांग्रेस ने ही महिलाओं का सम्मान किया है। शिवराज सरकार महिलाओं की सुरक्षा करने में नाकाम रही है, तो वहीं सरकार ने आज महिलाओं को कई बड़ी सौगातें दी हैं। अब ये क्या सौगातें हैं ये भी हम आपको बताएंगे। सवाल ये है, क्या एक दिन महिलाओं को सम्मान देने से महिलाओं का भला हो जाएगा? ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। वो मां है, वो बहन भी है, वो पत्नी है, तो वो बेटी भी है। बिना नारी इस दुनिया की कल्पना भी बेमानी है। मगर यही नारी वोटर भी है और आधी आबादी भी। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के लिए सियासत का सम्मान छलक गया। कांग्रेस ने जहां हजारों कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर महिला सम्मेलन का आयोजन करवा दिया, तो दूसरी तरफ सरकार ने तो महिलाओं के लिए कई ऐलान कर डाले। खास बात यह है कि दोनों सियासी दलों ने महिलाओं की अनदेखी करने के लिए एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। पूर्व सीएम कमलनाथ ने महिला दिवस पर महिलाओं की सुरक्षा का सवाल उठाते हुए सरकार को नाकाम बताया, तो साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही महिलाओं की सच्ची हितैषी है। विधानसभा में ही आंकड़े दिए गए, रोज 15 महिलाओं का बलात्कार होता है और शिवराज जी मामा बनते हैं, कलाकारी करते हैं। एक तरफ जहां कमलनाथ ने महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं की अनदेखी का आरोप लगाकर सरकार को निशाने पर लिया, तो दूसरी तरफ सीएम शिवराज ने महिला दिवस पर कई बड़े ऐलान किए। सीएम शिवराज ने ऐलान किया कि अब एमपी में स्व सहायता समूहों को सिर्फ 2% ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। तो साथ ही उन्होंने ऐलान किया अब हर पंचायत में नारी अदालतें बनाई जाएंगी और घरेलू झगड़ों को इन्हीं अदालतों में सुलझाया जाएगा। सीएम ने ऐलान किया कि लाडली लक्ष्मी योजना के तहत बेटियों की पढ़ाई का पूरा खर्च अब सरकार उठाएगी, चाहे बच्चियां विदेश में पढ़ाई करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा वो सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखकर मांग करेंगे कि बच्चियों से रेप करने वाले दोषियों को जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए। इसके अलावा अब महिलाओं के नाम पर संपत्ति लेने पर स्टाम्प ड्यूटी पर 2% की राहत दी जाएगी। सीएम ने ऐलान किया कि महिला सफाई कर्मियों को हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी दी जाएगी। तो साथ ही एक बड़ा ऐलान करते हुए सीएम ने कहा प्रदेश में संविदा महिला कर्मचारियों को भी 6 महीने की मैटरनिटी लीव दी जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर जिले में महिला पुलिस थाने खोले जाएंगे। जितनी महिला सफाई कर्मी काम कर दिए उनको सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी दी जाए। जो संविदा कर्मी हमारी बहनें हैं उनको अभी बेटा बेटी के जन्म देने पर सास की सेवकों की तरह 180 दिन की छुट्टी नहीं मिलती, अब उनको भी 180 दिवस की छुट्टी दी जाएगी। मैं एक और अपील पत्र लिख के माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी करूंगा कि ऐसे मामले जितने जल्दी सुनवाई होती जाए ऊपर की अदालत में और इनका निपटारा हो जाए, उतने जल्दी दरिंदे फांसी के फंदे पे लटकाए जा सकेंगे। यानी महिला दिवस पर एक तरफ जहां सीएम महिलाओं को तमाम सौगातें देकर अपनी सरकार के महिला हितैषी होने का संदेश दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस बच्चियों की सुरक्षा का मामला उठा रही है। अब सवाल यह है, क्या केवल एक दिन महिलाओं की बात और सम्मान करने से महिलाओं का भला हो जाएगा? सवाल यह है कि महिलाओं की अनदेखी कौन करता आया है और किसने महिलाओं का सम्मान किया? प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल।
सवाल बहुत सारे हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज एक खास और बड़ा पैनल जुड़ रहा है और ये पैनल इसलिए खास है क्योंकि महिलाओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ खुद महिलाएं मौजूद हैं। महिलाएं ही महिलाओं की ज्यादा अच्छी बात कर सकती हैं। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से प्रदेश उपाध्यक्ष सीनियर लीडर अर्चना जायसवाल जी जुड़ रही हैं। इसके साथ साथ माउंटेनियर और एवरेस्ट फतह करने वाली मेघा परमार जी हमारे साथ जुड़ी हैं, एमपी की बेटी हैं। इसके साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार ममता यादव जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत करता हूं और सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। अर्चना जी, ममता जी, मेघा जी, थैंक यू। और अब से कुछ देर में हमें बीजेपी की तरफ से भी एक महिला मेहमान ही हमें ज्वाइन करने वाली हैं। सबसे पहला सवाल मैं राजनीतिक प्रतिक्रिया लूं उससे पहले जो माउंटेनियर मेघा परमार जी हमारे साथ हैं उनसे जरा सवाल पूछते हैं। मेघा जी, एवरेस्ट चढ़ना क्या इतना मुश्किल था जितना समाज में रहकर इस देश में, इस समाज में महिला होकर अपनी एक अलग पहचान बनाना मुश्किल है? दोनों ही चैलेंजेस एक वुमन होने के नाते बहुत टफ थे क्योंकि दूसरे गेमों में आप हारते हो या जीतते हो। माउंटेनियरिंग एक ऐसा गेम होता है जिसमें आप जिंदा रहते हो या इस दुनिया में नहीं रहते हो। पर यहाँ जब जाने के लिए बात की जाती थी तो लोगों का जवाब, मतलब पापा डरते थे 2-2 महीने के लिए कैंप में जाना पड़ेगा। तो हमारे समाज में लोग होते नाम धरते हैं, लोग कहीं बोलेगा कहीं करेगा, 2-2 महीना छोड़ी टेंट में रहे, ट्रेनिंग करे, कल से रिश्तों नहीं होएगो, बहुत सारी बातें। तो दोनों ही चैलेंजेस बहुत डिफरेंट, बहुत अलग अलग डिफरेंट थे। पर समाज के चैलेंजेस ज़्यादा मेंटली टॉर्चर करते हैं कई दफ़ा। मुझे ऐसा लगता है कि और बहुत सारी बच्चियां बहुत सारा अचीव कर सकती हैं यदि उन्हें समाज सकारात्मक रूप से सपोर्ट करे, ताने ना दे या टांग ना खींचे और मोटिवेट करे, आगे बढ़ाएं। ये जो तुलना मैंने की कि एवरेस्ट चढ़ना ज़्यादा मुश्किल था या इस समाज में एक बेटी का आगे बढ़ना मुश्किल है, ये मैंने इसीलिए करी कि मुझे ये अंदेशा था कि एक बेटी को कितनी चीज़ें फेस करनी पड़ती है और इसीलिए मैंने पहला सवाल मेघा जी आपसे पूछा। ममता जी, तो क्या ये फेल्योर है हमारे समाज का, हमारी सरकारों का, हमारे सिस्टम का, हमारे सियासी दलों का कि वो आज़ादी के 7 दशक बाद भी बेटियों को वो माहौल नहीं दे पाए कि आज तुलना ये हो रही है कि पर्वत चढ़ना मुश्किल है या इस समाज में बतौर बेटी नाम कमाना मुश्किल है? डेफिनेटली ये फेलियर हमारी सोसाइटी का पहले है और ये सबसे पहले हमारे घर से शुरू होता है। मैं खुद जब जर्नलिज्म में आई थी सबसे ज्यादा विरोध मेरे घर से हुआ था, लेकिन आफ्टर 10 to 12 ईयर फिर मुझे सपोर्ट मिला। और लड़कियों को मेहनत हर फील्ड में ज्यादा करनी पड़ती है बजाय पुरुषों के। अगर आप एक मुकाम तक पहुंच जाते हैं तो उस मुकाम को कायम रखने के लिए भी मेहनत बहुत करनी पड़ती है। और जो कि अपराध की घटनाएं होती हैं उनको नीचे से सिस्टम हमारा सही नहीं है, कोर्ट तक तो मामला बहुत बाद में जाता है। जो नीचे का सिस्टम है वो सबसे ज्यादा खराब है हमारा, जल्दी एक्शन नहीं लेता। लड़की एक थाने से दूसरे थाने तक घूमती रहती है। ये सब सिर्फ रेप का मामला नहीं है, और भी चीजें हैं। समाज की बुराई ये है कि घटना कोई भी हो, लड़कियों के पूरे वजूद को खारिज करके कपड़ों पे बात होती है कि कपड़े ऐसे पहनने जा रहे हैं, या फील्ड में गई तो लड़की अगर अपनी मेहनत से भी आगे बढ़ रही है तो भी उसके बारे में उसको शक की नजर से ही देखा जाता है। तो मेघा परमार वाकई एवरेस्ट पे चढ़ना तो आसान है। मेरा भी पत्रकारिता का 20 साल का अनुभव है, लेकिन समाज में लड़के और खड़े रहना ये कहीं बहुत मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन कहीं नहीं होता है। मैं जब एक स्टेज पे क्या होता है कि आप जब शुरुआत में जाते हो तो आपको खारिज किया जाता है फील्ड में, लेकिन आप खुद को खारिज किया जाना स्वीकारिए और उसको चैलेंज के रूप में लीजिए, खुद को प्रूव करिए। लेकिन ये है कि एक सीमा कहाँ तक है कि लड़कियां कितना काम करके दिखाएं, कितना खुद को प्रूव करें। और फिर काम का कोई जेंडर नहीं होता। पत्रकारिता तो पत्रकारिता होती है, महिला पत्रकार, पुरुष पत्रकार, ये तो कुछ नहीं होता, काम का कोई जेंडर नहीं होता। लेकिन हमने हर काम को जेंडर में बांट दिया है। हर बात में हम यही कहते हैं वो महिला ऐसा कर रही है, पुरुष ऐसा कर रहा है, जबकि काम का कोई जेंडर नहीं होता। तो ये मानसिकता भी एक बदली जानी चाहिए। और सरकार से मेरी एक ही अपील है बतौर महिला
और बतौर पत्रकार तो इस मामले में नहीं बोलूंगी, लेकिन बतौर महिला एक अपील है मेरी सरकार से कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में नीचे से सिस्टम सुधारा जाए, और ये मैं बार बार बोलती रहती हूँ। ठीक, मैं ममता जी इस पर आता हूं आपके पास, क्योंकि अभी तो चूंकि आज ये मुद्दा बहुत बड़ा है, इसीलिए हमने महिलाओं से जुड़े इस मुद्दे को 1 घंटे का वक्त दिया है। अमूमन 8 बजे हम मध्य प्रदेश का मामला उठाते हैं, 8:30 बजे हम छत्तीसगढ़ का मामला उठाते हैं, मुद्दा उठाते हैं, लेकिन चूंकि महिलाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों हमारे लिए बराबर है और बहुत अहम ये मुद्दा है, इसीलिए आज हमने 1 घंटे का डिबेट इस पर रखी है। और इस पर हम अभी बढ़ते अपराध, समाज में मिलते मौके, अवसर, चुनौतियां, उन सब पर हम बात करेंगे। सरकारों की जिम्मेदारी, नैतिकता, उन सब पर बात होगी। लेकिन जब आप बतौर महिला ये सारी बातें रख रहे हैं, तो आपने बताया कि पत्रकारों को, महिला इस फील्ड में भी महिला पत्रकार, पुरुष पत्रकार कोई नहीं होता, पत्रकार होता है, और महिला जो काम कर रही है उसको उसका सम्मान मिलना चाहिए। मुझे बताते हुए गर्व होता है। कभी तक आज तक कितने, मुझे भी करीब 14 साल हो गए, लेकिन पत्रकारिता में कभी इस बात को बताने की जरूरत नहीं पड़ी। ममता जी, मैंने भी एक पत्रकार से शादी की, वो घर में भी उतनी ही कुशल हैं, दक्ष हैं, जितनी वो एक पत्रकार के नाते कुशल हैं, दक्ष हैं। तो ये काम महिला ही कर सकती हैं, पुरुष किसी एक ही फील्ड में दक्ष हो सकते हैं। मैं ममता जी लौट रहा हूं इस पर आपके पास। अर्चना जी, आपके पास आ रहा हूं। पहले तो शुरुआती तौर पर समाज, और मैं उन्हीं की बात करूंगा, और उसके बाद फिर मैं बाकी पहलुओं पर आऊंगा। सबसे पहला सवाल तो अर्चना जी यही है कि क्या हमारे देश की सियासत इसके लिए जिम्मेदार है आज तक, आजादी के बाद, या हमारा ये समाज का ताना बाना ऐसा है कि महिला अगर किसी काम को हाथ में ले ले तो शुरुआत में सबको लगता है शक की नजर से कि पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इनसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। सारे काम बल से क्यों देखे जाते हैं? फिजिकल स्ट्रांगनेस क्यों अपेक्षित होती है हर काम के लिए, और क्यों महिलाओं को उसमें पिछड़ा माना जाता है? देखिए, विगत कई वर्षों से हमारा समाज की मानसिकता ऐसी है कि महिलाओं को थोड़ा संशय की नज़र से देखा जाता है, और महिलाओं के पास क्षमता होती है, परंतु उनको लक्ष्य निर्धारण करने के लिए एक ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मैं ममता जी की बात से भी सहमत हूँ, मेघा जी की बात से भी सहमत हूँ कि एवरेस्ट चढ़ना आसान है, परंतु काम करना महिलाओं के लिए शादी के पहले, शादी के बाद, और उसके बाद जो है अपनी देरी नाक के बाहर आना बहुत थोड़ा मुश्किल, इसलिए कि सोच बदलनी पड़ेगी अभी जमाने की। महिलाओं को हम पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, ऊंचे दर्जे पर बैठा रहे हैं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां महिलाएं नहीं हैं, परंतु मुश्किल है कि जब महिला काम करने निकलती है तो उसको ऐसी नज़रों से देखा जाता है कि क्या ये काम कर पाएगी, क्या या ये लक्ष्य प्राप्त कर पाएगी, वो तो उसको थोड़ा हर चीज़ संभालनी पड़ती है। जिस वक्त मैं भी आई, ममता जी की तरह मैं भी बताना चाहती हूँ, मैं विगत 25 वर्ष पहले जब काम करने आई थी तो मुझे लगा, मुझे बोला जाता था, धीरे से मैं सुन लेती थी कि ये जरूर इसके बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, ये काम करने आई है महिला, इसके बच्चे फेल हो जाएंगे, इसका घर बर्बाद हो जाएगा। परंतु मैंने बच्चों से बोला, अपने बच्चों से बोला, यदि आप चाहते हो कि मम्मी काम करे तो आप कभी फेल नहीं होना। और मेरे बच्चे मेरिट में आए, और वो उन्होंने मुझे और बढ़ावा दिया कि काम करें। तो समाज की सोच और नज़र और नज़रिया बदलने की बहुत आवश्यकता है कि हमारे समाज की सोच ऐसा है कि रात को यदि 10 बजे स्त्री आती है या महिला कोई काम करके आएगी तो उसको बोला जाएगा कि देखो रात को आ रही है। तो समानता की दृष्टि अभी नहीं है, कामों में भी समानता की दृष्टि नहीं है, जबकि महिला में एक गुण ज़्यादा होता है, उसकी आंख में भी आंसू भी होते हैं, वो बच्चा पैदा करने की क्षमता रखती है और उसमें एक्स्ट्रा ताकत होती है, परंतु अभी तक उसको कहीं ना कहीं कमज़ोर बनाया जाता है। परंतु मैं चाहूँगी कि अब ऐसा थोड़ा माहौल बदल चुका है। अभी जो आजकल की जो सासें हैं वो बहुओं को काम करने देती हैं, और लड़कियों को उनके पिताजी उतनी उच्च शिक्षा में भेजते हैं और उनका संवर्धन संरक्षण करते हैं, और वो महिलाएं अपने जज्बे से, जुनून से वो हासिल कर लेती हैं। जब हासिल कर ही लेती हैं अपने लक्ष्य तो कोई सरकार उसको थोड़ी सी बधाई दे देती है या उसको अवार्ड दे देती है या समाज उसको अवार्ड दे देता है। परंतु अभी भी 50% आबादी को वो जो मिलना चाहिए, जो हक और उनको हिफाजत मिलना चाहिए, मैं भी उससे सरोकार रखती हूँ कि हिफाजत नहीं है, और उनको जो उनका हक है वो उनको छीनना पड़ता है। आज यदि 50% हमको आरक्षण देने की क्या जरूरत हो रही है? हमारा तो हक है 50%।
50% का, बिल्कुल हमको वो मिलना चाहिए। पूरी आबादी का 50% है, परंतु अभी आप बोला गया पुलिस में भर्ती 30% महिलाओं की। भाई क्यों 30% की? आपकी यदि महिलाओं की क्षमता उनको आने दीजिए, महिला रजिस्ट्री कराएं तो 2% की छूट। तो ऐसा अलग हमारी सरकार है वही अलग अलग कर देती हैं कि बच्चियां पढ़ने जाएंगी। यानी कि इस तरह की घोषणाओं से भी वंचित वर्ग का एक तमगा दे दिया जाता है। अर्चना जी, मुझे एक बात अच्छी लगी कि इस पूरे जवाब में अभी तक आपने कोई सियासी एंगल कांग्रेस बीजेपी आपने नहीं कहा। हालांकि आगे हम उस पर बात करेंगे कि कांग्रेस ने कितना, बीजेपी ने कितना, लेकिन पहले सवाल के जवाब में आपने कम से कम उन चीजों को नहीं रखा। और ये पुरुषों को और समाज को समझना चाहिए कि अगर, मैं आता हूं अर्चना जी, कि अगर अंतरिक्ष में कल्पना चावला जा सकती है तो मध्य प्रदेश की बेटी अवनी चतुर्वेदी आसमान गुंजा सकती है अपने फाइटर से। इसके साथ साथ मेघा परमार जी जैसी हमारे साथ युवती बैठी हुई हैं जो एवरेस्ट, अगर होगा कि गुरूर एवरेस्ट को कि वो 8,848 मीटर ऊंचा है, लेकिन अगर मेघा परमार मध्य प्रदेश की बेटी ठान ले तो उसे भी नाप देगी। ये बेटियों की ताकत है, क्षमता है। मैं अब जरा दूसरे राउंड में आता हूं इस चर्चा में, और अर्चना जी इस सवाल का जवाब मैं आप ही से शुरू कर रहा हूं। मेरा आपसे एक सवाल है मैम, आरोप यह लगता है कि ऐसे बड़े नेता जो पार्टी को लीड करते हैं, अगर वही महिलाओं पर आपत्तिजनक बयान दें या वही अगर महिलाओं का जाने अनजाने अपमान कर दें तो फिर सियासत शुरू हो जाती है। फिर ये कहा जाता है कि आप कर्मों से दिखाते कुछ हैं और वचन कुछ देते हैं, और फिर मुंह से शब्द कुछ और निकलते हैं। देखिए, वैसे मैं कभी भी किसी से भी ये कहना चाहूंगी कि महिलाओं के बारे में बोलने से पहले कहीं ना कहीं 10 बार सोच लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। कि कहाँ तो हम एक बार महिलाओं की पूजा करते हैं, उनके पैर पूजते हैं, संस्कृति संस्कार की बातें महिलाएं सिखाती हैं, परंतु जब सभ्यता संस्कार हमको महिलाओं के सम्मान के लिए दिए जाते हैं, परंतु कहीं ना कहीं कोई शब्द निकलता है, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता, कोई भी पार्टी का नेता बोले, मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि कृपया महिलाओं के बारे में बोलने से सोचें। और महिलाएं बहुत मुश्किल से बाहर निकल के आती हैं और काम करती हैं, तो कहीं ना कहीं कभी अर्थ का अनर्थ भी लोग ले लेते हैं। पर तो मैं सभी पार्टियों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि पहले मैं एक महिला हूँ, फिर मैं पार्टी हूँ, तो मैं महिलाओं की हिमायत करने में पहले आती हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत मुश्किल से महिलाएं राजनीति में आती हैं, बहुत मुश्किल लगती है। देखिए, समाज सेवा कर सकते हैं हम, आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं हम, व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं, राजनीति को कि मेरे विगत 25 वर्षों का अनुभव है। बहुत सारी महिलाएं और भी आई होंगी, और वो एक काजल की कोठरी के समान होता है। मैं सबके सामने बोल रही हूँ, बहुत बेबाकी से आपसे बात कर रही हूँ, और उस कोठरी में बेदाग निकल के आ जाना बहुत बड़ी बात होती है। और वो महिलाएं करके आती, क्योंकि हम चाहते हैं कि यदि चाहते राजनीति गंदी है तो हम चाहते हैं अच्छे समाज की महिलाएं, अच्छे कार्य करने वाली महिलाएं आए, और मैं भी आई। परंतु हमारा लक्ष्य निर्धारित था, हमारा सीधा साधा एक लाइन था कि हम राजनीति में आके सेवा कार्य करें। तो सभी नेताओं से मैं कहना चाहती हूँ, किसी भी पार्टी के हों, वो कृपया कर महिलाओं को सम्मान की दृष्टि दें, उनको दोयम दर्जा का ना समझें, और उनकी क्षमताओं पे संशय ना करें। और मैं दूसरी चीज आपसे कहना चाहती हूँ, अभी हम जितने भी अभी बोला गया कि ये महिलाओं को हम छूट दे रहे हैं, पर तो उन महिलाओं का क्या है जो 50% महिलाओं में से आधी 50% घरेलू महिलाएं हैं। हम घरेलू महिलाओं के लिए कभी क्यों नहीं सोचते हैं? घरेलू हिंसा जो होती है हम चौपाल बना दे रहे हैं, उनके झगड़े के लिए बता दे रहे हैं कि आपको हमने पंचायत बना दी है, आप झगड़ लें तो आप इस पंचायत में आ जाना। पर तो झगड़े हो ही ना, ऐसा हम काम पहले से कर लें, प्री काउंसलिंग हम लोग कर लें। पर तो हम ये बोल रहे हैं कि हम चौपाल बनाएंगे, आप कभी लड़ लें तो आप यहाँ आ जाइए, आपकी लड़ाई हम फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं बनाते हैं? हम रेपिस्ट को हम सजा 1 सप्ताह में हम क्यों नहीं दिलवा पाते हैं? हम उसके लिए कोर्ट अलग से क्यों नहीं लगाते हैं? कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट से बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में कानून तो है, लेकिन एग्जीक्यूशन अगर सजा का हो जाए तो फिर इसका कुछ असर समाज में पड़े। अर्चना जी, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास, अभी मुझे इस पहलू पर भी बात करनी है आपसे। नहीं, आप समझिए पूरे भारतवर्ष का ये मध्य प्रदेश की समस्या नहीं है, भारतवर्ष के कानून पर जाइए, महिला है। जी, मैं समझ रहा हूं आपकी बात। अर्चना जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास, ममता जी आपके पास आ रहा हूं। और ममता जी, मेरा आपसे एक सवाल, सियासत में क्यों महिलाएं सॉफ्ट टारगेट हो जाती हैं? चुनाव प्रचार के दौरान जब विधानसभा उपचुनाव में हमने देखा नेताओं को बहस करते हुए, आरोप प्रत्यारोप करते हुए, दोनों तरफ से, किसी एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से महिलाओं को सॉफ्ट टारगेट किया गया, सॉफ्ट टारगेट माना गया, वहां टारगेट किया गया, क्यों? देखिए, एक बात मेरे दिमाग में हमेशा आती है, और वो हर महिला दिवस पे मैं उसको लिखती हूँ कि महिलाओं के नाम पे आप गालियां देना बंद कर दीजिए, तो महिला दिवस सार्थक हो जाएगा। ठीक है, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, कोई उसमें शक नहीं है, महिलाओं के लिए रास्ते खुल रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है।
लेकिन एक जो मानसिकता बन चुकी है कि नहीं यार महिला के लिए ऐसा कुछ बोल देंगे तो वो मुद्दा बन जाएगा, है ना। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये क्या नीचे से सोसाइटी नहीं बदल पा रही है कि हमारी मानसिकता नहीं बदल पा रही है, या हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि यही शब्द अगर हमारे घर की महिला के लिए बोला जाएगा तो क्या होगा? फिर इसमें एक गलती मैं ये भी देखती हूँ कि अभी उपचुनाव के समय जो हुआ था मुद्दा, उसमें जो सामने भी महिला थी जिस पे टिप्पणी की गई थी, उस महिला ने भी फिर अपोजिट पार्टी के घर की महिलाओं के लिए गलत शब्द बोले। ठीक है, तो इसका सबसे ज्यादा विरोध तो पहले महिलाओं को करना चाहिए। महिलाएं पुरजोर विरोध करने सामने आती नहीं है। जहां आपके लिए गलत बोला जा रहा है आप ऑन स्पॉट वहां रोकिए सामने वाले को, लेकिन चुनाव के माहौल के कारण आपने उसको और तूल दिया। तो महिलाएं सॉफ्ट टारगेट क्यों बनती हैं, इसका सवाल तो ये समाज ही दे सकता है ज्यादा अच्छे से, लेकिन एक हद तक बहुत कुछ अपने पर निर्भर करता है कि हम सॉफ्ट टारगेट ना बन पाए। आपके पास सोशल मीडिया जैसा एक प्लेटफॉर्म है, आप वहां पे अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं जी। उसके अलावा कानूनी प्लेटफॉर्म है, आप वहां आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, बजाय सीधे जवाब देने के। ऐसा नहीं है कि कोई भी महिला टारगेट नहीं होती, चाहे जर्नलिज्म में हो या कहीं भी हो, आप तो बेहतर जानते हैं इस माहौल को। लेकिन हर चीज का एक तरीका होता है, उसको अगर आप सीधे उसी भाषा में जवाब दोगे तो आप और टारगेट बनते जाओगे, आप मुद्दा बनते जाओगे। तो इस मामले में महिलाओं को तरीका थोड़ा दूसरा अपनाना चाहिए। मैं आपके पास आ रहा हूं ममता जी, और अगला सवाल मैं मेघा जी से पूछूंगा। ब्रेक के बाद हाजिर हैं और आज हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से प्रदेश उपाध्यक्ष अर्चना जायसवाल जी, इसके साथ साथ एवरेस्ट पर्वतारोही मेघा परमार जी और वरिष्ठ पत्रकार ममता यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं मेघा जी, जैसा मैंने कहा था कि मैं ब्रेक के बाद आपके पास सीधे आऊंगा, और मेरा आपसे एक सवाल यह है कि आप ना तो पत्रकार हैं, ना आप सियासत से ताल्लुक रखते हैं, तो एक आम आदमी की तरह आप बेहतर राय रख सकती हैं। क्या हमारे समाज, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में महिलाओं को आगे बढ़ने के समान अवसर मौजूद हैं पुरुषों के बराबर? मध्य प्रदेश की बात की जाए या देश की बात की जाए, समान अवसर तो अभी भी पूरी तरीके से नहीं है। और सुरक्षा की दृष्टि से भी देखा जाए तो मुझे लगता है कि अभी इतने ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। और मेरी हम उम्र लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय सबसे ज़्यादा जो डिजिटली ब्लैकमेलिंग हो रही है वो सबसे ज़्यादा मेरी हम उम्र दोस्तों इन सबके साथ हो रही है, उस पर ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहला कदम ही सुरक्षा है। हमारे समाज में भी ऐसा माहौल बनाना होगा कि इस तरह की कृत्य हो तो उन पे ठोसता से काम किया जाए ताकि आने वाले ऐसे लोग डरे। दूसरा, महिलाओं को इक्वलिटी वाली बात की जाती है, तो समान अवसर मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी नहीं है पूरी तरीके से। अभी उस पर और भी काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हम लोग बात करते हैं महिला सशक्तिकरण। मैं पूरे मध्य प्रदेश की इस समय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, और सुबह से लेकर शाम तक आज मैंने ढेर सारे कार्यक्रम अटेंड किए, पर मुझे, और सरकारी कार्यक्रम भी अटेंड किए, प्राइवेट कार्यक्रम भी अटेंड किए, पर मेरे को एक चीज, मतलब क्योंकि मैं गाँव से हूँ और भोजनगर एक छोटा सा गाँव है, पापा खेती करते, पूरी चीज जब समझ में आई ना आत्ममंथन करने के बाद, तो ये समझ में आई कि महिला सशक्तिकरण कभी भी रैली निकालने से नहीं हो सकता, चाहे आप सदियों सालों साल निकालते रहे। चाहे मेरी जैसी लड़कियां या कोई भी मंच पे आके हम बोल दे तभी महिला सशक्तिकरण नहीं होगा। असलियत में महिला सशक्तिकरण तब होगा जब वो 10 रुपए अपनी मेहनत से कमाएंगी। 10 रुपए के लिए उन्हें उनके पापा, भाई, पिता, पुत्र पे आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। तो उनका जो भी हुनर होगा उसे सरकार को इन सबको प्लेटफॉर्म देना होगा एक अच्छी तरीके से, ताकि वो 10 रुपए के लिए ना कई बार अपनी डिसीजन तक वो नहीं ले पाती, इसलिए वो इक्वल नहीं हो पाती है। कई बार उन्हें संकोच करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो जब वो आत्मनिर्भर होंगी असल मायने में, तब वो इक्वल होंगी, तभी वो सशक्त होंगी। ये मेरी राय है। नहीं, ये एक आम नागरिक के नाते आपने अच्छी बात रखी मेघा जी, लेकिन हाँ, मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा। अभी हमारी एक पैनलिस्ट ने कहा कि महिलाओं के नाम पर गाली दी जाती है, अपमान किया जाता है, तो इसमें कई बार मैंने खुद भी सोचा, और हमने जब ये पाया तो हमने सोचा कि अमूमन जो गालियां दी जाती हैं वो महिलाओं के नाम पर, माँ या बहन को ही क्यों उसमें घसीटा जाता है। तो उसका एक पहलू ये भी है
कि गाली देने वाला ये जानता है कि अगर सामने वाले की मां या बहन के नाम पर गाली दी जाएगी तो उसके दिल को लग जाएगी, और ये साक्षात प्रमाण है कि पुरुष किसी भी रूप में हो वो अपनी मां और बहन की कभी बेइज्जती सहन नहीं कर सकता। दूसरा उसे गाली देने की मंशा भले ही रखे, लेकिन वो जानता है कि अगर इसका खून खौलाना है तो इसकी मां और बहन पर ही गाली दी जाए। तो इसे इस पहलू से भी देखा जाना चाहिए। और मैं उन पुरुषों का भी पक्ष रखना चाहता हूं जो अपनी मां और बहन से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, अपनी पत्नियों से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और वो सम्मान करते हैं। बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है। मैं अर्चना जी आपके पास आ रहा हूं। मध्य प्रदेश में महिला अपराध के आंकड़े, इन पर एक बहुत बड़ी डिबेट होती रही है। आज हम पहली बार इस पर बात नहीं कर रहे हैं। पिछले साल की भी आंकड़े हम देखें तो पिछले साल मध्य प्रदेश में 4,833 रेप हुए, अपहरण की 5,169 घटनाएं हुई। महिला अपराध का बढ़ता कारण क्या है मध्य प्रदेश में? और इसमें चूंकि 15 महीने की सरकार आपकी भी रही, उससे पहले दिग्विजय सिंह सरकार थी, बीच में 3 बार सीएम शिवराज रहे। देखिए, अपराध की अब जड़ खत्म करने का टाइम आ चुका है, परंतु जड़ के ऊपर कोई सोचता नहीं है। जब अपराध हो जाते हैं तो वो उस चीज को सोचते हैं कि क्या करना है। तो अपराध की जड़ जैसे ड्रग है, नशा है, जो जिस तरह के पब चल रहे हैं, जिस तरह की उच्च श्रृंखलता जो हमारे समाज में अब आ चुकी है। कई बार अपराध ऐसे है कि हमारे बच्चियां जाती है, परंतु जैसे आप हैदराबाद की बात ले लें, वो इंजीनियर लड़की स्कूटर पे जा रही है, 4 लड़कों ने उसको रोक के क्या करा वो आपसे छुपा नहीं है, खैर उनका एनकाउंटर हो गया। तो इस तरह की जो मानसिकता है, थोड़ी बच्चों की मानसिकता बदलने का टाइम आ गया है। और ये हमारे सरकारों की भी जवाबदारी है, समाज की भी जवाबदारी है, पुलिस प्रशासन, मीडिया, सबकी जवाबदारी है कि अब सोच बदलने का टाइम आ गया है। क्योंकि महिलाएं अब कामकाजी हो चुकी हैं, हम उनको स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। जैसा कि मेघा ने कहा, मैं भी इस चीज को मानती हूँ कि जब महिला पैसे कमाने लगेगी, चाहे वो खुद पे खर्च करे या ना करे, परंतु उस पर एक जागरूकता आएगी और उसको लगेगा हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। जब वो कुछ कर सकने की पोजीशन में आती है तो उसके साथ अपराध घटित हो जाता है। बड़े से बड़े, मैंने देखा, बड़े से बड़े ऑफिस में और छोटे से छोटे काम करने वाली महिला के साथ सेम अपराध हो रहा है कि महिलाओं के देखने का नजर और नजरिया भी बदला नहीं है, उसको बदलना पड़ेगा। और हर जगह महिला थाने में यदि कोई जाती है या कोई भी थाने में महिला पहुंच जाए, किसी भी एरिया का थाना हो, परंतु अभी भी ये है, मैं ममता जी की बात से भी सहमत हूं, क्योंकि मैं ऐसी महिलाओं से मिलती हूं जिनकी रिपोर्ट लिखी नहीं जाती है। उनके ऊपर कहीं ना कहीं कोई दबाव आ जाता है, सामने वाली पार्टी चाहे कितनी भी दोषी हो, परंतु आपराधिक मामले का जो होता है ग्राफ इसलिए बढ़ता है कि अपराधियों का हौसला बढ़ रहा है। आप देखिए नशा के कितना सारा चीज हो रही है, आप देखिए, वो कहीं हम उसको कंट्रोल कर पाए? अभी बिल्कुल नहीं कर पाए। तो ऐसी कई चीजें, रात को भी यदि देखा जाए तो बच्चे लोग अभी शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं और आप देख रहे हैं कि माएँ घर पे राह देख रही हैं, पिताजी सोच रहे हैं कि बच्चा घर में, परंतु वो तो काल कबलित हो चुका है, वो तो ऊपर ईश्वर के पास पहुंच चुका है। तो इस तरह की जो हमको बहुत सारी चीजों को हम सबको मिलके उसमें रोक लगानी पड़ेगी। सरकारों का भी अहम रोल है, पुलिस का जो निचला लेवल है। देखिए, यदि कहीं अपराध होता है तो सबसे पहले जो बीट होती है, अब रात की बीट होती है, वो आजकल कहीं दिखती नहीं मुझे मोहल्लों में पुलिस की, तो वो जो होता है हर जगह, छोटे छोटे कॉलोनियां हमारी बढ़ गई हैं, पर तो पुलिस थाने उतने ही सीमित हैं। तो हमारा क्षेत्र बढ़ गया है, हमारी बड़े बड़े कॉलोनी कट के बड़े बड़े अट्टालिकाएं बन गई हैं 10-15 मंजिल की, परंतु सुरक्षा के नाम पर कहीं पर कोई उतनी चीज नहीं हो पाई है। फिर सरकार को बोले या पुलिस को बोले तो क्या हम हर परिवार के साथ एक पुलिस वाला रख दें? नहीं, ये मुमकिन नहीं है, और जो मुमकिन नहीं है उस पर हम बात नहीं करेंगे। नजर को बदलना पड़ेगा और जगह जगह बोर्ड लगाने पड़ेंगे, बोर्ड लगाने पड़ेंगे कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जैसे हम इतने सारे विज्ञापन लगाती है, सरकार तो बोर्ड लगा दे हर जगह, महिला सुरक्षा के कानून बता दे कि यदि किसी ने आपको घूरा है तो उसका भी कोई कानून है, किसी ने आपका कपड़ा को छेड़ा है तो उसका भी कोई कानून है। कब क्यों महिलाओं के ऊपर तेजाब डालता है? कभी कोई लड़की लड़के पे तेजाब डालते नहीं देखिए आपको। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमको सिस्टम बदलना पड़ेगा, लड़कों पर तेजाब इसलिए नहीं डालती नजरिया बदलना पड़ेगा, क्योंकि नारी जननी है, वो जन्म देना जानती है, किसी को मृत्यु देना या तकलीफ देना नहीं जानती। इसीलिए कभी हमने नहीं सुना कि किसी महिला ने किसी पुरुष पर कभी तेजाब फेंका। वो राह देखती है। यदि आप सोचिए, यदि एक महिला नहीं, आप सोचिए आसिफ जी, एक महिला यदि रात को देर से आती है तो उसको शक की नजरों से देखा जाता है, और यदि जब पुरुष आता है रात को तो महिला सोचती है कि चलो उसको खाना खिला दें, वो बेचारा काम करके आया। ये मानसिकता है। तो ये पुरुष और महिला की मानसिकता साथ में होनी चाहिए कि दोनों को रोटी बनाना भी चाहिए। ये बाय डिफॉल्ट गड़बड़ है मैम, इसमें बहुत पहले हमें अंदर तक घुसना पड़ेगा। ये जो बड़ी दिक्कत है ना, ये 1-2 दिन की दिक्कत नहीं है,
ये हमारे बाप दादाओं से चली आ रही है और ये आगे कितने चलेगी पता नहीं, लेकिन जितनी जल्दी ये खत्म हो जाए उतना बढ़िया। खैर, ये जो नया कल्चर आया है, वर्क कल्चर, एमएनसी कल्चर जो आया है, मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे अब समानता ला रहा है। और ये होना चाहिए। मैं इस पर आता हूँ अर्चना जी आपके पास। ममता जी आपके पास आ रहा हूँ। ममता जी, मेरा आपसे सवाल काल में आसिफ जी मैं बताऊं, नहीं, कोरोना काल बड़ा अच्छा गुजरा। मैंने भी घर के बहुत सारे काम करने सीखे उसमें। पहले मैं सिर्फ आटा गूंद लेता था, अब मैंने गोल रोटी बनानी भी सीख ली है। तो बहुत कुछ मेरी धर्मपत्नी ने मुझे सिखा दिया कोरोना काल में। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत की तरफ मैं भी अपना स्वयं आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा हूं। लेकिन खैर, अभी भी वो जो परफेक्ट जो रोटी वो नहीं बन पाती सर। आता हूं मैं उस पर अर्चना जी आपके पास। ममता जी आपके पास आ रहा हूं। और ममता जी के पास हम चले उससे पहले बीजेपी की तरफ से हमारे साथ नेहा बग्गा जी भी जुड़ गई हैं। और जैसा हमने कहा था, पैनल आज पूरा महिलाओं पर ही हम केंद्रित रखेंगे। तो नेहा बग्गा जी हमें बीजेपी की तरफ ज्वाइन कर रही हैं। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और नेहा जी, मैं आता हूं आपके पास। ममता जी, उससे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। ममता जी, आज दो बहुत अहम बड़ी घटनाएं हुई हैं। एक, हमने देखा जगदीश देवड़ा साहब ने बतौर वित्त मंत्री 2 मार्च को जब बजट पेश हुआ तो उन्होंने एक ऐलान किया कि हम हर जिले में महिला थाना खोलेंगे। इसके साथ साथ आज एक बड़ी खबर आ रही है केंद्र स्तर से, और उसमें यह कि हर जिले में बड़े थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। तो जैसा अर्चना जी कह रही थी, कॉलोनी बढ़ती जा रही है, पुलिस वालों की संख्या नहीं बढ़ रही है। क्या मध्य प्रदेश के हर जिले में महिला थाना खोलने और पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाने से महिला अपराध की सुनवाई, जल्द सजा का एग्जीक्यूशन, इसमें मदद मिलेगी, आपको लगता है? देखिए, सरकार की पहल तो अच्छी है, लेकिन यहाँ पे सवाल वही आता है कि इम्प्लीमेशन कैसे होगा। उसमें सिस्टम जो अभी है, क्या वैसे ही सिस्टम चलेगा? तो इसके लिए जो भी महिला पुलिस थाने बनाए जाए या हेल्प डेस्क बनाए जाए, तो उनको शुरू से ऐसा ट्रेंड किया जाए कि आपके पास शिकायत आए और आप तुरंत उस पर एक्शन लें। ये ना करें कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं क्यों थाने वाले एफआईआर लिखने से पहले बचते हैं। अभी हाल ही में मेरे सामने अहमदाबाद का केस आया था। वो लड़की ट्रेन से गायब हो गई थी। 2 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिली है। उनके परिजन, मैं थोड़ा मध्य प्रदेश से बाहर जा रही हूँ, अहमदाबाद से गोधरा तक वो कंप्लेंट के लिए घूमते रहे। उनकी कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई जब तक कोई अलग से प्रेशर नहीं हुआ। तो आप महिला थाने बढ़ा दीजिए, आप हेल्प डेस्क बढ़ा दीजिए, लेकिन जो नीचे से एक सिस्टम आपका चला आ रहा है जो कि स्ट्रांग नहीं है, जो कि तुरंत कार्रवाई करने में शायद विश्वास नहीं रखता, मैं यही कहूंगी। क्योंकि अगर नीचे से कार्रवाई नहीं होगी तो ऊपर तक मामला नहीं पहुंच पाता। क्यों हर बार प्रेशर बनाना पड़ता है? तो बेशक खूब सारे थाने खोलिए, सब करिए, लेकिन इनको कार्रवाई करने का जो इनका तरीका है, उस पे सरकार को थोड़ा मजबूती दिखानी चाहिए। चीजें आपस में जुड़ती रहती हैं। पुलिस रिफॉर्म्स और उन सब चीजों पर बहुत बड़ी बहस का एक बिंदु हो सकता है कि पुलिस रिफॉर्म्स, पुलिस का काम करने का तरीका, जो शिकायत करता है, याचिका करता है, उसके प्रति व्यवहार करने का तरीका, ये बहुत कुछ है। नेहा बग्गा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। और नेहा जी, बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, बधाई है आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। हमारे साथ 3 महिलाएं पहले ही जुड़ी हुई हैं और आज वैसे भी अल्पसंख्यक मैं हूं, आप 4 महिलाएं हैं, मैं अकेला पुरुष हूं, तो प्रतिनिधित्व आप लोगों का ज्यादा है। और हमारी कोशिश भी यही थी कि आज पूरा महिला पैनल हमारे साथ जुड़े। नेहा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। नेहा जी, जब भी आप सरकार की खूबियां बताएंगी, शिवराज सरकार की कामयाबियां बताएंगी, तो उसके साथ विपक्ष और आम जनता बढ़ते अपराध, एनसीआरबी के आंकड़े, उसको जरूर जोड़ेगी। और बतौर प्रवक्ता ये आपके लिए भी चुनौतीपूर्ण रहता होगा उसमें अपनी पार्टी को डिफेंड करना। जब सरकार की मंशा साफ है कि शिवराज मामा हैं, बेटियों की ये सरकार है, तो उसके बाद कहां चूक हो जाती है, कहां लूप होल है, कहां वो दिक्कत है जिसकी वजह से अपराध के आंकड़े गिर नहीं रहे हैं? और अगर गिर रहे हैं तो संतोषजनक रूप से कमी नहीं आ रही है। नेहा जी, मैं आऊंगा आपके पास, मैं सुन नहीं पा रहा आपको। और महिलाओं की तो आज जरूर सुनी जाएगी, तो वो दिक्कत अभी ठीक होती है। मैं आता हूं आपके पास, बिल्कुल। हाँ नेहा जी, अब सुन पा रहा हूं। हाँ नेहा जी, अब बोलिए। सबसे पहले तो सीएमपी छत्तीसगढ़ की समस्त टीम को मेरी ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी नेहा जी। आसिफ जी, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि जब महिला अपराध की बात होती है
तो एक पति का प्रतिनिधित्व करने के नाते कई बार इसमें मुश्किलें भी आती हैं, पर हम उस मुश्किल से कभी भी पीछे नहीं हटते, उस हकीकत से पीछे नहीं हटते, क्योंकि मेरा महिला होने के नाते एक दृढ़ सोच है जिसमें मुझे लगता है कि सरकारें आती जाती रहती हैं, जो भी सरकार होती है वो कभी भी नहीं चाहती कि उसके कार्यकाल में इस प्रकार की घटनाएं महिलाओं के प्रति घटे। और यही कारण है कि सरकार सबसे ज्यादा कड़े से कड़ा कानून लाने का प्रयास करती है, जिसमें अपराधियों के बीच में खौफ पैदा हो और अपराध जो लगातार कम होते हैं। पर दुर्भाग्य ये है कि कानून कड़े होते चले जा रहे हैं और अपराधों में गिरावट नहीं आ रही है। इसका मुख्य कारण मैं ये मानती हूँ कि हम महिलाओं को तो डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं, महिलाओं को मार्शल आर्ट सिखाने की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, पर हम ये नहीं बात करते कि हमारे घर का जो लड़का है, हमारे घर का जो बेटा है, हमारे घर के जो पति हैं या पिता हैं, उनको हम कभी भी इस बात के लिए ट्रेन नहीं करते कि घर की महिला जितनी ही सम्मानीय है, उतनी बाहर चलने वाली, सड़क पर चलने वाली महिला भी उतनी सम्मानीय है। तो पहला स्टेप जो है, क्योंकि हम ये समझते हैं और ये बात जानते हैं कि संस्कार जो शुरू होते हैं वो घर से शुरू होते हैं। जब समानता जो है, इक्वालिटी, अगर हम जेंडर इक्वालिटी की बात करें, अगर उसकी शुरुआत घर से होगी, बेटे और बेटी को परवरिश के दौरान माता पिता के द्वारा शिक्षा दी जाएगी कि भाई बहन दोनों जो है वो समान है, दोनों में इक्वालिटी है, तो ये जब बाहर बच्चे निकलेंगे, बड़े होंगे, युवा व्यवस्था में जाएंगे, बाहर निकल के जब वो बाकी की महिलाओं को देखेंगे तो उनको उस नजरिए से देखेंगे, सम्मान की नजर से देखेंगे, और वो समझेंगे जैसे हमारी बहन की रक्षा, हमारी बहन का आत्मविश्वास, हमारी बहन की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से इन बेटियों के लिए भी है। नेहा जी, ये तो अगली स्टेज है, जो बुनियादी स्टेज है उसी में दिक्कत है। आपने कहा कि जैसा घर में महिलाओं को सम्मान देते हैं, पुरुषों से अपेक्षित है कि वो बाहर भी सम्मान दें। आज ही डीआईजी इंदौर हरिनारायणचार्य मिश्र ने एक बड़ी रिपोर्ट बताई, एक बड़ा सर्वे दिया। उन्होंने कहा कि 90% जो अपराध है महिलाओं के खिलाफ वो घर के लोग ही कर रहे हैं, यानी जानकार ही कर रहे हैं। तो यहां तो पहले बुनियादी तो यही है कि पहले अपने घर की महिलाओं को ही सम्मान देना सीखें, उनकी अस्मत, उनकी इज्जत का ख्याल करें, और उसके बाद अगली स्टेज ये कि आप बाहर की महिलाओं का ख्याल करें। मैं नेहा जी आपसे एक सवाल और पूछता हूं। मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस प्रदेश में रेपिस्ट के लिए फांसी का कानून है, और यह सवाल मुझे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कमल चौहान नाम के हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने फेसबुक पर हमको यह सवाल लिख के भेजा है। उन्होंने कहा कि बाकी तो सिर्फ ठीक है, लेकिन मामा जी ऐलान करके भूल जाते हैं। आपने बच्चियों से रेपिस्ट को फांसी की सजा का कानून मध्य प्रदेश में बनाया, लेकिन जब तक उस कानून को इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा, जब तक फांसी नहीं होगी बाकी दोषी को, तब तक इस कानून भर से अपराध के आंकड़े रुक जाएंगे क्या? आसिफ जी, देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कम से कम मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहती हूँ। महिला होने के नाते उसी पॉइंट पे बात करूंगी। और आपका सवाल जो है बहुत अच्छा है। आपके दर्शक ने जो सवाल पूछा है ये पूछना जायज है, पर मुझे लगता है कि मैंने जैसे पूर्व में आपसे कहा कि सरकारें कभी नहीं चाहती कि उनके जो कार्यकाल है उसके अंदर महिला अपराध बढ़े या इस प्रकार की प्रवृत्ति वाले लोग जो है वो फले फूले। और यही कारण है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने फांसी की। अब इससे बड़ी आप सोचिए कोई कड़ी सजा नहीं हो सकती अगर व्यक्ति में इससे भी भय नहीं आ रहा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमें परवरिश से ही शुरू करना पड़ेगा। बच्चा जब पैदा हुआ है तो संस्कार वहीं से डालने शुरू होते हैं, और वहीं से बताना पड़ेगा कि बेटी और बेटे में फर्क नहीं है, किस प्रकार से एक दूसरे की रक्षा में हमारा योगदान हो सकता है, किस प्रकार से घर की बेटी की तरह बाहर की बेटी के लिए भी हमें उसी नजरिए को रखना है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है जो आपने कहा घटना। आज हम ये देख रहे हैं कि जीजा साली का रेप कर रहा है, पिता बेटी का रेप कर रहा है, मामा भांजी का रेप कर रहा है, चाचा भतीजी का रेप कर रहा है। इस प्रकार की जो घटनाएं बढ़ रही हैं, ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है। और ये तब तक नहीं रुकेंगी आसिफ जी जब तक महिलाएं अपने घर में ही सशक्त ना हो जाएं, वो मेंटली स्ट्रांग ना हो जाएं, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग ना हो जाएं, और उन्हें ये समझ में ना आ जाए कि इस प्रकार की प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो फैमिली मेंबर्स कहलाने के लायक नहीं। अगर उनके लिए कोई जगह है तो वो सलाखों के पीछे है। उन्हें स्टैंड लेना पड़ेगा, चुप्पी तोड़नी पड़ेगी, उन्हें तय करना पड़ेगा कि अपराध को अगर खत्म करना है तो जो हम कहते हैं कि बी द चेंज, उन्हें चेंज स्वयं बनना पड़ेगा, तभी समाज में कोई भी प्रकार का चेंज लाया जा सकता है। आपने नेहा जी की डोंट वेट फॉर द चेंज, बी द चेंज जो आपने बात कही, और कड़ियां आपस में किस तरह जुड़ती हैं। कई बार घर का मुखिया जिसने कोई अपराध किया है उसके खिलाफ शिकायत करने से महिलाएं इसलिए बचती हैं कि फिर घर में कमाएगा कौन। और यही वो बात आ जाती है मेघा परमार जी की, जिन्होंने कहा कि महिलाएं भले ही 10 रुपए कमाएं, लेकिन ये जरूरी है कि महिलाएं अपना खुद का काम करें ताकि इन हालातों से भी जूझने के लिए महिलाएं तैयार रहें। मैं नेहा जी इस पर आ रहा हूं आपके पास, मेघा जी आपके पास आ रहा हूं। एक बहुत बड़ी बहस का यह विषय है कि क्या फांसी जैसी सख्त सजा से रेप
गंभीर अपराध रुक सकते हैं क्या? बतौर एक युवती, एक लड़की, एक महिला, आपको क्या लगता है इसमें? ओके, खौफ होना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग करंट के तार को क्यों नहीं छूते, हमें पता होता है कि इसको छूने से मुझे करंट लग जाएगा, मुझे झटका लग जाएगा, हमारे मन में समझ में आ जाता है ना। वैसे ही एक तो स्टेप हमें लेना पड़ेगा ताकि जो भी व्यक्ति है कृत्य करने से पहले। नहीं मेघा जी, मैं इसमें थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो रहा हूं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं। आपने एक अच्छा उदाहरण दिया मेघा जी कि एक करंट के तार को हम इसलिए नहीं छूते क्योंकि हमको पता है करंट लग जाएगा, लेकिन एक दो को करंट लगे हम देखें तो अच्छा लगेगा कि हाँ इसमें करंट लगता है, हमने अपनी आंखों से देखा है। या सिर्फ वहां एक चेतावनी का बोर्ड लगा दे कि इस तार को ना छुएं, इसमें करंट लग सकता है। दोनों बातों में फर्क है। अगर रेपिस्ट फांसी के फंदे पर चढ़ेंगे, झूलेंगे, खबरें आएंगी तो लोग रुकेंगे। सिर्फ कानून बना देने भर से रेप रुकेंगे क्या? सर वही हम कह रहे हैं कि बोर्ड तो कब से लगा हुआ है कि रेप होगा तो फांसी दे दी जाएगी, पर ऐसा हुआ क्या? जब जो कितने गंदे गंदे कृत्य किए गए हैं, या अभी आप अखबारों के प्रथम पृष्ठ को पढ़िएगा, आपको पता है इससे फर्क क्या पड़ रहा है? जब मेरे खुद के मम्मी पापा, भले मैं माउंट एवरेस्ट समिट की हूँ, जब वो पढ़ते हैं तो उनका फोन आता है, तू बेटा संभल के जाजे, जमानो अच्छो नहीं है, जमानो खराब है, बच्चियों के ऊपर बंदिशें लग जाती है। तो वो उन लोगों के कृत्य की वजह से कई बच्चियां आगे बढ़ने से रुक रही हैं। तो एक बार तो हमें ठोस स्टेप लेना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा उस व्यक्ति ने क्योंकि कृत्य ही ऐसा किया है, ताकि उसकी प्रवृत्ति के जैसे दूसरे लोग हैं ना, उनकी रूह कांप जानी, सिरन उठ जानी चाहिए कि नहीं दूर ऐसा कुछ करना ही नहीं है। मतलब डर होना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी। और ये जो कहते हैं ना कि मानव अधिकार, जो कई बार शिवराज सिंह चौहान खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि जो हैवान होते हैं उनके कोई अधिकार नहीं होते, अधिकार मानवों के होते हैं, और जो हैवान है उनके लिए कोई मानवाधिकार नहीं। पुरुष समाज में एक अमूमन कहावत चलती है, लोग हंसी मजाक ठिठोली में कह देते हैं कि महिलाओं के मन में क्या है कौन जाने, भगवान भी नहीं जानता। आज मैं कोशिश करता हूं, आज हमारे साथ 4 महिलाएं हैं, जरा इनसे इनके मन की बात पूछने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। मेरे पास ज्यादा वक्त तो है नहीं, मैं आप चारों महिलाओं के पास आऊंगा, 30-30 सेकंड का वक्त दे पाऊंगा, और देश में, मध्य प्रदेश में और समाज में बेटियों की स्थिति सुधरे, सुरक्षा कड़ी हो, इस पर 2-2 सुझाव अगर आप सब लोग देना चाहें। आपके मन की बात जानना चाहता हूं, जो अमूमन पुरुष समाज कहता है कि हम नहीं समझ पाते। तो शुरुआत में करता हूं अर्चना जी आपसे, सबसे सीनियर मोस्ट। अर्चना जी आपसे। महिलाओं को एक तो सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और उनको जागरूकता, उनके जो अधिकार है उन्हें पता चले। और महिलाओं के सम्मान में यदि हम पाठ्यक्रम में जब पढ़ाई करते थे तो हम पहली कक्षा में पढ़ते थे कमला तू पानी भर राम तुम स्कूल जाओ। तो अभी ऐसा शिक्षा नहीं देके हमको थोड़ा जागरूक करना पड़ेगा, परिवारों को, सोसाइटी को बदलना पड़ेगा, नज़र बदलना पड़ेगा, नज़रिया बदलना पड़ेगा, समाज की सोच बदलना पड़ेगा, और तब जाके महिला सशक्त होंगी। जब महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी तो तब बनेगा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, बनेगा सशक्त मध्य प्रदेश। जब बनेगा, जब महिलाएं सशक्त होंगी, हम लोग गर्व से कह पाएंगे कि हम उस मध्य प्रदेश में रहते हैं जहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं। जी, मोदी जी तो मन की बात बताते हैं, आप लोगों की मन की बात भी जाननी है। मैं ममता जी आपके पास आ रहा हूं, यही 30 सेकंड में आपको दे पाऊंगा। 2 ऐसे आप अगर कुछ सुझाव देना चाहें, ममता जी। पहला सुझाव तो यही है कि महिला अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो। उसके लिए बात वही है कि शुरू से आप सिलेबस में जोड़िए ताकि बच्चियों की परवरिश ऐसी हो पाए कि वो डरे नहीं। दूसरा ये है कि ये जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, कानून बने हैं ठीक है, लेकिन उनका इम्प्लीमेंट होना बहुत जरूरी है। जब तक 2-4 फांसियां नहीं होगी ये चीजें नहीं रुकेंगी, डर खत्म नहीं होगा। बस मेरे ये 2 सुझाव। ठीक, ममता जी ने ये बात कही। नेहा जी आपके पास आ रहा हूं, आप 2 सुझाव, ये बतौर बीजेपी या बतौर कांग्रेस नहीं, बतौर महिला, बतौर युवती आप 2 सुझाव देना चाहें महिलाओं की बेहतर स्थिति के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। मेरा पहला सुझाव यही है जो मैंने आपसे पूर्व में भी कहा कि जब बच्चा पैदा हो, लड़की हो लड़का हो, उनको इक्वालिटी के तौर पर माँ बाप उनकी परवरिश करें ताकि सम्मान जो है वो बाहर बरकरार रहे। दूसरा, महिलाओं में शिक्षा और जागरूकता की आवश्यकता अभी भी है, उन्हें जागरूक रहना चाहिए, अपने हकों के लिए लड़ना उन्हें आना चाहिए। और तीसरा, जो हम सेल्फ डिफेंस मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग बेटियों को देते हैं, उससे ज्यादा आवश्यक है कि हम अपने घर के पुरुषों को, बेटों को कम से कम साइकोलॉजिकली कुछ ऐसे पैरामीटर्स पर हम वर्कशॉप्स का ऑर्गेनाइज करें जिससे उन्हें पता हो कि उनका व्यवहार समाज में क्या होना चाहिए। ठीक, और आखिरी में मेघा जी आपके पास आ रहा हूं। मेघा जी आप अगर कोई 2 सुझाव देना चाहें, और आपने तो पर्वत चढ़ा है तो आप उसी मुश्किलों को उतना ही उस हिसाब से आप बता पाएंगे।
मेरे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज आया था, और बाकी चीजें तो मेरी सभी साथीगण ने दे ही दी है, तो मुझे लगता है कि हमारे समाज में टैग बोलते हैं कि छोरी की जात के सब आना चाहिए, तो ये टैग लाइन हटानी चाहिए, छोरे की जात को भी सब आना चाहिए। यदि हमें खाना बनाना आना चाहिए तो उनको भी खाना बनाना आना चाहिए, उन्हें यदि ड्राइविंग आती है तो हमें भी ड्राइविंग आनी चाहिए, ताकि हम सब इक्वल है, बराबर है, हम मानव है, बस हम लोगों की शारीरिक रचना अलग है। इक्वलिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा, संस्कार। अभी जितने भी कृत्य हो रहे हैं, क्योंकि समाज की सोच और जो आसपास का जो माहौल बन रहा है वो बड़ा हिंसक प्रवृत्ति का और अजीब सा बन रहा है, तो संस्कारों पर भी काम करना होगा। हमारी भारतीय संस्कृति में वैसे भी संस्कारों पर जोर देते हैं, तो मेरे ये 2 ही सुझाव है। तो मेघा जी, आप अच्छी ब्रांड एम्बेसडर हैं। मीडिया, बेटी बचाओ जो बेटी माहौल पढ़ाओ बनाया जा रहा है, विचार भी आपके बड़े प्रैक्टिकल हैं और बात भी आप प्रैक्टिकल करती हैं। और रही बात अर्चना जी ने जो कहा कि कमला तू पानी भर, मोहन तू स्कूल जा, तो अब ये नहीं चलने वाला। अब तो ये चलेगा, कमला तू पानी भर तो मोहन तू भी पानी भर, और दोनों पानी भरने के बाद कमला तू भी स्कूल जा, मोहन तू भी स्कूल जा। और ये इसलिए क्योंकि हमारी छोरी छोरों से कम नहीं है,